मैं बता रही हूँ कौन से वाले सम पे हम थे। मुझे ना हाँ ये वाला सम 4.29। अबे ना ये ऐसा सम है जो जिसको जो और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस मतलब जिसमें सारे आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्लस बैलेंस शीट। तो अब हमने क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैं आपको ना 5 मिनट्स दे रही हूँ। बैलेंस शीट पहले आपको पीएनएल का फॉर्मेट बनाना है। ये देखो पीएनएल का फॉर्मेट मैंने आपके लिए यहाँ पे ओपन करके रखा है। ये बैलेंस शीट है। वेट, चलो मैं ही नहीं तो आपको, या फिर बना लो जल्दी। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस लिखोगे हेडिंग, फिर उसके नीचे जितनी भी सब हेडिंग्स है वो सारे लिखने हैं। सारे नहीं भी होंगे तो हम नील कर देंगे, पर लिखने आपको सारे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, फिर आता है आपका डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, फिर आपको मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर जब हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स। फिर आप लिखोगे एक्सेप्शनल आइटम्स, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स। आप लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करेंगे टैक्स, और फिर मिलेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। आप इसको कैसे लिखेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जैसे लिखा है ना, प्रॉफिट ब्रैकेट में लॉस फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, नहीं, हम सिंपल लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर या फिर फॉर द ईयर। फॉर द ईयर बोला तो करंट ईयर ही होता है। ठीक है ना, यहाँ तक लिखेंगे। नीचे जो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाली पॉइंट्स लिखी हुई है वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं। नीचे वाली पॉइंट्स ही नहीं लिखेंगे मुझे। मैंने पहले फॉर्मेट के टाइम पे भी आपको समझाया था। और टैक्स में ये करंट और डेफर्ड भी नहीं लिखना है, सिर्फ लेस टैक्स लिखकर नीचे लिखना है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। इतना मुझे बना के दो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जैसे हम हमेशा से बनाते हुए आए हैं। ये फॉर्मेट्स बनाकर दीजिए मुझे, 5 मिनट्स दे रही हूँ, शॉर्टकट्स लिखो, जल्दी करो। पूरा नहीं लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शॉर्टकट्स लिख के जल्दी 5 मिनट्स में बनाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन दोनों साइमल्टेनियसली ओपन नहीं कर पाऊंगी। मैं स्क्रीन एक ओपन रख रही हूँ, बाकी लेफ्ट पेज आप, अगर किसी का हो जाता है जल्दी तो वो लेफ्ट पेज को अपनी मोबाइल में ओपन करके फॉर्मेट को लिखें। ठीक है, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, ओके। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो।
Yes, done. Everybody is done with it. 5 minutes की जगह 10 मिनट दे दिए मैंने आपको. अब तो हो गया होगा. चलो स्टार्ट करें सम. Now look at the question. The following is the trial balance of Modern Limited as on 31st March 2014. What you have to do is, first you have to write Modern Limited on the topmost part of the page. Write down Modern Limited. And then the next line would be profit and loss account for the year ended 31st March 2014. Same way for the balance sheet. You first have to write Modern Limited, and the next line would be balance sheet as on 31st March 2014. Can you see rupees in lakhs on the right hand side? Yes. तो आपको क्या करना है, P&L के टॉप मोस्ट पेज पे, आई मीन टॉप मोस्ट लाइन पे, यस, टॉप मोस्ट लाइन जो दी हुई है P&L की, उस पे लिखना है रुपीज इन लैक्स, और वैसे ही बैलेंस शीट में अलग से लिखना है रुपीज इन लैक्स, एक बार नहीं 2 बार अलग से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ना. अभी देखो ये सब में ना आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ना हम लोग एडजस्टमेंट्स भी करेंगे. एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट्स हम लास्ट में करेंगे. सबसे पहले दिया स्टॉक ऑन 31st मार्च वॉज ऑफ वैल्यू 6 lakhs, ये क्लोजिंग स्टॉक है. मेक अ प्रोविजन ऑफ टैक्स 32%, ये टैक्स का प्रोविजन वाला पॉइंट है. डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट मशीनरी एट 15% एंड फर्नीचर एट 10%. तो ये आपका डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर. शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹5 ईच. ये तो बस एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा एक शेयर 5 रुपए का है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो. अब याद रखना किस किस पे एडजस्टमेंट थी, क्योंकि अभी हमारे पास फिजिकल बुक नहीं है, हैंडी नहीं है, तो हम राइट मार्क टिक मार्क्स नहीं कर सकते हैं. वैसे हम टिक मार्क करके वो आइटम छोड़ देते थे, याद आता था कि ये आइटम पे एडजस्टमेंट थी. बट अब वो केस नहीं है, तो याद रखना बिल्कुल कि एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, हम गलती से उसको पोस्ट ना कर दें विदाउट एडजस्टमेंट. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक. अब बड़े ध्यान से सुनो. अब है ना, सब में देखो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की बात नहीं कर रहा है कहीं पे भी. कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नहीं. तो इस केस में हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को समझेंगे ये फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है, फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं है. क्योंकि अंडरस्टूड है, कंपनी कोई भी बिजनेस फिनिश गुड्स के बिना नहीं चल सकता, रॉ मटेरियल के बिना चल सकते हैं. एग्जाम्पल, अब मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरर से बना हुआ चीज ऑलरेडी खरीदती हूँ. आ रही है बात समझ में. जो मैंने ऑलरेडी चीज बनाकर रखी है, एक मैन्युफैक्चरर ने एक ऑलरेडी चीज को बनाकर रखा है, द रेडीमेड प्रोडक्ट. आई एम परचेजिंग दैट रेडीमेड प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट ऑफ टू अनदर पर्सन, मे बी टू द कस्टमर. But I am not involved in manufacturing the product. It is possible. It is possible कि मैं मैन्युफैक्चर नहीं करूं और सीधा बना हुआ प्रोडक्ट खरीदूं और बेचूं. It is possible. But for a manufacturer, it is not possible to directly purchase the finished product because he is the manufacturer. He has to he has to produce the product first. He has to manufacture the product first, and then he will convert it into finished product, and then it will be ready for sale in the market. आई बात समझ में. बट देखो, हर कंपनी, हर बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं. समझ आ रहे हैं. हाँ, तो हो सकता है मैं तो सिर्फ बने हुए गुड्स खरीदती हूँ, बने हुए गुड्स बेच देती हूँ. हो सकता है मैं वो हूँ ट्रेडर, जिसको बोलते हैं ट्रेडर. एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है ट्रेडर.
तो हो सकता है मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास तो सीधा बने हुए गुड्स हैं, मेरे पास कोई मशीन्स नहीं है जिसमें मैं गुड्स बनाऊँ, ठीक है। तो अब ये ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। तो फिनिश्ड स्टॉक जो दिया हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक है। अब मैंने फॉर्मेट को देखो, देखो मैंने बंद नहीं किया इसीलिए क्योंकि मुझे फॉर्मेट अभी बार बार लगेगा दिखाने के लिए। पीएनएल का बैलेंस शीट तो अब आपको याद पड़ गया है, लेकिन पीएनएल तो पहली बार कर रहे हैं। तो आप पीएनएल में देखो कहाँ दिखाएंगे, चेंज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, थर्ड वाला आइटम एक्सपेंसेस में, वहां दिखाएंगे। यस मैम। लेकिन हाँ, लेकिन है ना वहां आपको चेंजेस इन इन्वेंट्रीज दिया हुआ है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक से जो चेंज आया, से जो डिफरेंस आया, हैज टू बी शोन हियर। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, देखो सबसे पहले तो ये ओपनिंग स्टॉक है 4.50, ओके, मतलब 4,50,000। अब वो बोलते हैं सिर्फ ओपनिंग नहीं, इसमें से क्लोजिंग लेस करके आंसर बताइए आप मुझे। तो कोई बात नहीं, हम लेस कर देंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग ये रहा, ये देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज वैल्यूड एट ₹6 लाख, है बराबर। सही बोल रही हूँ मैं, सही बोल रहे हैं हम, है ना हाँ पक्का। मैम। ठीक है, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च, मतलब मेरा क्लोजिंग होता है 31 मार्च 2014, है ना। ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग है, ₹6 लाख क्लोजिंग है, मतलब क्लोजिंग ज़्यादा ओपनिंग कम है, आंसर माइनस में आएगा। कोई बात नहीं, माइनस में आने दो बेशक, पर हम लोग तो जो दिया हुआ है हम तो वही करेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स में मीटिंग क्लोज हो जाएगी, वापस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 पे। सबको छोड़ दो, पीएनएल के जो फॉर्मेट बना हुआ है वो छोड़ दो, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बना हुआ है खाली छोड़ दो। बैलेंस शीट के नीचे आपके पास या नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ, अभी सारे आंसर्स दे रहे हैं, हाँ, सुमन, रोहित, नहीं तो मैम पकड़ेगी फिर बोलेगी कि तुम लोग जवाब नहीं देते। ऐसे ना पता चलता है तुम लोग क्लास में आए हो और सुन रहे हो और है ना मेरे साथ साथ सम कर रहे हो, है ना। गुड गुड, कीप इट अप। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, हेडिंग दो चेंज इन इन्वेंट्रीज, फटाफट स्पीड में लिखो। हेडिंग दो चेंज इन इन्वेंट्रीज, जिसका वर्किंग नोट बना रहे हो उसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज लिखा, ओके। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, अंडरलाइन करो चेंज इन इन्वेंट्रीज को। कम टू द नेक्स्ट लाइन, राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक। देखो आपको लिखना कैसे है, लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से अज्यूम करो लाइंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ड्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, फिगर्स को राइट हैंड साइड लिखते हैं। देखो लाइंस बनाने की जरूरत नहीं होती है वर्किंग नोट में, पर आपको खुद से प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन रखनी है कि वो बिना लाइंस के भी ब्यूटीफुल लगे और नीट एंड क्लीन लगे। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक 4.50, 4.50 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, उसके ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में से कर क्लोजिंग को लेस किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था, -1.5, क्लोजिंग 6 था। 6 से आपका, वेरी गुड। तो ब्रैकेट में डाला है 6 को, हाँ। हाँ, तो 4.5 के नीचे 6 को ब्रैकेट में डाल दीजिए, या 6 को 6.00 लिखिए, क्योंकि उसने 4.50 पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए हैं ना, तो लिखने का तरीका देखो कैसे होता है, 6 नहीं होता है, 6.00 सिक्स होता है। पॉइंट जीरो हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। तो आप है ना क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, लेस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में आएगा, ब्रैकेट में 1.5। 0.50, वेरी नाइस। अभी जैसे दिव्या ने बताया, आई मीन हलीमा ने बताया और दिव्या ने चैट बॉक्स में लिखा है, ब्रैकेट में 1.50, कीप इट अप, वेरी नाइस। 1.50 ब्रैकेट में आ जाएगा, और यही सेम चीज अब आप लेके आ सकते हो, यही सेम चीज आप लेके आ जाओ, कहाँ पे, कहाँ पे लेके आएंगे, ये देखो फॉर्मेट देखो, एक मिनट फिर से, ये देखो चेंज इन इन्वेंट्रीज के इनर कॉलम में, बड़े ध्यान से देखो, पहले तो लिखो वर्किंग नोट में नंबर 1, चेंज इन इन्वेंट्रीज के वर्किंग नोट में नंबर 1, ठीक है, और फिर इनर कॉलम में लिखेंगे 1.50 ब्रैकेट। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ परचेज एंड सेल्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इस पे। ठीक है, परचेज कहाँ जाएगा, सेल्स कहाँ जाएगा, दोनों एक साथ दिए हुए हैं, एक डेबिट में दिया एक क्रेडिट में,
समझने वाली बात है, डेबिट वाला परचेज है, क्रेडिट वाला सेल्स है, लेकिन जाएगा कहाँ? अब परचेज कहाँ जाएगा? देखो आप सामने सामने दिख रहा है, सेकंड नंबर आइटम एक्सपेंसेस में देखो। पहली बात तो परचेज मेरा एक्सपेंस होता है कि इनकम होती है? परचेज एक्सपेंस होता है। वेरी गुड। तो एक्सपेंसेस वाली हेडिंग में देखो ना, बहुत सिंपल है, पीएनएल में तो कोई झंझट नहीं है, बस आपको पता लगाना है इनकम है कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो नीचे के आइटम्स, इनकम्स है तो बस दो ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, बस। कितना इजी है बताओ। तो एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मिल गया, मिल गया परचेज, तो बस वहीं उठाकर डाल दो। उसके पहले ध्यान दो कि परचेज में लेस कोई रिटर्न्स है क्या? याद है हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे? परचेज में से करते थे लेस रिटर्न्स। है कोई रिटर्न्स? पूरे सम में देखो, पूरे ट्रायल बैलेंस में देख लो, नहीं है। ठीक है, नहीं है ना? हाँ नहीं है, तो क्या करेंगे? परचेज का 24.50 को हम यहाँ इनर कॉलम में डालेंगे, सेकेंड नंबर वाले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के इनर कॉलम में लिखेंगे 24.50। अब आ जाओ सेल्स पे। सेल्स का अमाउंट दिख रहा है मुझे 34, तो हम क्या करेंगे? 34 को कहाँ डालेंगे बताओ? ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको? अदर इनकम। हाय रब्बा, मार खाएगी शिवानी, बिल्कुल गलत बोला। रेवेन्यू फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशंस, यस, फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स हमारा जो बिजनेस है। ऑपरेशन मीन्स हमारा रूटीन बिजनेस। हमारा रूटीन बिजनेस है गुड्स को बेचना, उसमें से पैसे कमाना। रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम फ्रॉम रूटीन बिजनेस। हमारा सेल्स ही तो सबसे बड़ी इनकम जो होती है वो ऑपरेटिंग इनकम होती है, बाकी तो सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है। ठीक है शिवानी? ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के इनर कॉलम में रुको, डालने से पहले, इनर कॉलम में डालने से पहले सेल्स में से कोई रिटर्न्स, कोई टैक्स लेस करनी है? जो सेल्स से रिलेटेड जीएसटी दी हुई है, कुछ है ऐसा? या कस्टम ड्यूटी दी हुई है सेल्स में से लेस करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। तो सेल्स का सीधा 34 इनर कॉलम में दिखा सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के इनर कॉलम, आउटर में कुछ नहीं करना अभी। इनर कॉलम 34, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कम टू वेजेस। ठीक है, वेजेस मेरे ख्याल से कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी। ठीक है, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब देखो, वेजेस 3 डेबिट में दिया हुआ, जरूर ये मेरा एक्सपेंस है, मुझे भी पता ये मेरा एक्सपेंस ही होता है। अब वेजेस कहाँ जाएगा? एक्सपेंस है, वेरी गुड, कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल में तो नहीं जाएगा, परचेज में भी नहीं जाएगा, ये इन्वेंट्री अदर तो है नहीं। एक्सपेंस। नहीं, ये इन्वेंट्री तो है नहीं, नहीं जाएगा इन्वेंट्री में। एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेनिफिट में भी बेनिफिट। वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनेंस कॉस्ट में तो जाएगा नहीं, डेप्रिसिएशन में तो जाएगा नहीं, अदर भी नहीं जाएगा। अदर में क्यों नहीं जाएगा शिवानी? क्योंकि इसकी स्पेशल जगह बनी हुई है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो ऊपर वाले आइटम में फिट नहीं होते ना, वो अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। आई बात समझ में? ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट। लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि एम्प्लॉयज को मैंने और भी कुछ दिया है कि सिर्फ वेजेस ही दिए हैं? हाँ, हाँ, नो सैलरी। आपने करेक्ट। हाँ, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी दिया हुआ है, वेरी गुड। वेजेस, सैलरी, फिंगर्स पे काउंट करो कितने आइटम्स हैं। वेजेस, सैलरीज, स्टाफ वेलफेयर दिख रहा है नीचे नीचे, स्टाफ हाँ वेलफेयर। जी। हाँ, और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिख रहा है। ये हाँ वो प्रोविडेंट भी फंड भी आता तो है। एम्प्लॉयज के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हो आप? प्रोविडेंट फंड की अपनी वाइफ और हस्बैंड के लिए करते हैं? नहीं, किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? एम्प्लॉयज के लिए करते हैं, घर वालों के लिए तो नहीं करेंगे, है ना? तो ये भी मेरा स्टाफ वेलफेयर, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट तो नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं। और कुछ देखो ना, आइटम है क्या? मेरे से छूट तो नहीं रहा है? नहीं है। तो 4 पॉइंट्स हैं, चलो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो। ये ऊपर से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। लिखा? हाँ। हाँ, उसमें लिखो, सबसे पहले लिखो वेजेस,
फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वेजेस लेफ्ट हैंड साइड, अमाउंट राइट हैंड साइड। प्लीज थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाओ, क्लमजी मत करो, ठीक है। वेजेस आएगा आपका 3 रुपीज इन लैक्स लिखा हुआ है ना वर्किंग नोट के ऊपर अलग से। हमने जहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 शुरू किया ना, उसके ऊपर से भी लिख दो रुपीज इन लैक्स, झंझट ही नहीं, हमको याद रह जाएगा कि अच्छा ये रुपीज इन लैक्स है। हर चीज के ऊपर, पीएनएल के ऊपर अलग से, बैलेंस शीट के ऊपर अलग से, एंड सेपरेटली अबव द वर्किंग नोट, ठीक है। चलो वेजेस 3, वेजेस के नीचे लिखो सैलरीज। अब सैलरीज का अमाउंट 2.75. थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, मुझे लग रहा है ये फर्नीचर तो नहीं है। हाँ हाँ बराबर 2.75 बराबर है, क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट वाला आइटम 10 है, उसके ऊपर रेंट है 0.60। हाँ जी बराबर है, सैलरीज बिल्कुल बराबर है, 2.75. बिल्कुल बराबर है 2.70। ये मिस्टेक हो गई ना, देखो अगर अमाउंट हमने गलत ले लिया टैली नहीं होगा, जबकि आप सम राइट कर रहे हो, सिर्फ अमाउंट ऊपर नीचे हो जाने की वजह से टैली नहीं होता है फिर बच्चों का। सैलरीज 2.75 इज करेक्ट। स्टाफ वेलफेयर कितना है बताइए? 0.60। 0.60. वेरी गुड। और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 0.40। 0.40. हाँ जी, सबको ऐड कीजिए।